हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद चमन सिंह में। दोस्तों आज मैंने बताया था पिछली वीडियो में मौर्य काल के बारे में अगली क्लास हो गई। और मौर्य काल के बारे में समझने से पहले जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से इनके सोर्स हैं जिससे इनका पता लगता है इनके बारे में, इनके सोशल, कल्चर एंड पॉलिटिकल के बारे में क्या क्या हुआ था इनके काल में। तो मौर्य राजवंश तथा उसके शासन काल के इतिहास की जानकारी हमको कहाँ से मिल सकती है? इनके साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण एवं पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल, ये तीनों ही साधन जिससे हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यिक साक्ष्य है, ये है लिटरेरी एविडेंस। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, बौद्ध और जैन साहित्य मौर्य वंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ब्राह्मण साहित्य में पुराण आ गया आपका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें भी मैचिंग वाले जो ऑप्शन होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी आ जाता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान क्यों है कि आज भी ये अपनी कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी में भी ये भी वेरी करता है। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, और महावंश टीका प्रमुख है। इनसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जैसे शासकों के शासक जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों में कौन कौन से हैं? जैन ग्रंथ में ये हो गया भद्रबाहु का जो कल्पसूत्र है उससे, और तथा हेमचंद्र का जो परिशिष्टा पर्वन है वो प्रमुख है, जिनसे चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के कुछ विषयों एवं घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हो गए फ्रेंड्स इनके साहित्यिक स्रोत हो गए। दोस्तों अगला इसमें विदेशी विवरण है। विदेशी विवरण के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य काल के बारे में यूनानी व रोमन लेखकों के विवरण से जानकारी मिलती है। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए सैंडोकोटस, एंडोकोटस नाम का प्रयोग किया है। चंद्रगुप्त जो था सिकंदर के समकालीन था और उस समय के लेखकों निरियाकस, ऑनेस्क्रिट्स तथा अरिस्टोबुलस के विवरण से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। सिकंदर के बाद मेगास्थनीज, दोस्तों इसको मेगास्थनीज को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मेगास्थनीज लेखक की एक पुस्तक पूछी जाती है जिसका नाम इंडिका है, वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके कुछ भाग हैं जो किसी खास लेखकों के ग्रंथों से मिलते हैं, जिनमें उनके नाम है स्ट्रैबो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क के नाम से जो प्रसिद्ध है। उसमें से इंडिका पुस्तक मूल रूप से उपलब्ध नहीं है वर्तमान में, जैसा कि मैंने अभी बताया है। इसके कुछ भाग कुछ एक लेखकों के ग्रंथों से मिलते हैं, जैसे स्ट्रैबो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क। कई बार पूछा गया एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे इसमें आपका इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। दोस्तों इसके पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो थे उसके बारे में समझते हैं। सम्राट अशोक के इसमें अभिलेख जो थे वो महत्वपूर्ण है, जिससे इसके बारे में जानकारी ज़्यादा मिलती है, जो इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस थे। लगभग 40 से ज़्यादा जो अभिलेख थे भारत, पाकिस्तान व उसके विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। और इसके अतिरिक्त शक
महाक्षत्र, रुद्रदामन और जूनागढ़ गिरनार गुजरात के लेख से भी मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों अब आता है इसका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का इसका शासन 321 ईसा पूर्व में। यह मौर्य वंश का संस्थापक था और इसने नंद वंश के जो अंतिम शासक थे धनानंद को हराकर वो गद्दी को उसको राजा को हटाकर उसकी गद्दी को छीनकर पाटलिपुत्र जो प्रांत था उसको राजधानी बनाकर अधिकार जमाया। दोस्तों इसकी जाति और वंश के बारे में कुछ इतिहासकारों और विद्वानों में मतभेद हैं, एक मत नहीं है। किसी एक खास लेखक का कोई एक मत नहीं है कि ये इसी जाति के थे। लेकिन कुछ विद्वानों ने ब्राह्मण ग्रंथों जैसे मुद्रा राक्षक, विष्णु पुराण आदि के आधार पर इसको शूद्र बताया गया है, लेकिन बौद्ध ग्रंथ का प्रमाण इनको क्षत्रिय बताता है। जैन ग्रंथ भी मौर्य को शूद्र होने का इशारा तक नहीं करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इसका सर्वाधिक जो मान्य मत है कि इसका वंश कौन सा है, जाति कौन सी, सर्वाधिक मान्य मत आपका इतिहास में यही है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शत्रुओं के विरुद्ध जो चाणक्य ने चालें चली थी उसका विवरण आपको विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षक, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 4 ऑप्शन के बीच भी पूछा जाता है, मैचिंग में भी और डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि विशाखा दत्त द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है या लेख है। मुद्रा राक्षक इसका आंसर होता है। रुद्रदामन के लेख में विस्तृत वर्णन है। इसने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने अधीन कर लिया था। इस प्रदेश में जो राज्यपाल था वो पुष्यगुप्त था। चंद्रगुप्त का पुष्यगुप्त था जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ये कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, विभिन्न एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया। इसका निर्माण पुष्यगुप्त ने कराया था। अशोक के अभिलेख से तथा जैन एवं तमिल स्रोतों से ज्ञात होता है कि उत्तरी कर्नाटक तक का क्षेत्र चंद्रगुप्त ने विजित किया था। उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र चंद्रगुप्त ने विजित किया था या जीता था, जिसमें पूरे बिहार तथा उड़ीसा और बंगाल के बड़े भागों के अतिरिक्त पश्चिमी भारत तथा दक्कन के क्षेत्र भी शामिल थे। मौर्य शासन तमिलनाडु, पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों को छोड़कर लगभग सभी भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थापित था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त के प्रमुख जो तथ्य हैं कि फैक्ट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, इसके फैक्ट्स है बैक्टीरिया के शासक। बैक्टीरिया वो दूसरा वाला कीटाणु वाला बैक्टीरिया नहीं, एक बैक्टीरिया नाम का एक प्रदेश था। बैक्टीरिया के शासक सेल्यूकस को हराकर उसकी पुत्री से विवाह किया और दहेज में कंधार, मकरान व काबुल प्राप्त किया। सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगस्थनी जो चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र जो आज वर्तमान में पटना है, बिहार में स्थित है, को पाली ब्रेथा कहा है। जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त ने एक श्रवणबेल गोला में जैन विधि में जो संलेखना विधि होती है, संलेखना विधि में क्या होता है दोस्तों, जिसमें उपवास रखते रखते अपने प्राण त्याग दिए जाते हैं। उसमें कुछ खाते नहीं है ना कुछ पिया जाता है, उपवास रखते हुए संलेखना विधि कहते हैं उसको। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जैन धर्म में कौन सी विधि है जिसके द्वारा प्राण त्याग किया जाता है, निर्वाण को प्राप्त किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और
राज्य में आय का स्रोत जो था भूमि कर था, जो उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री चाणक्य था। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है। मुद्रा जो पंचमार्क थी, इसमें मार्क किया जाता था, पंच किया जाता था और आहत सिक्के थे। भूमि पर राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार था। भूमि पर राज्य और कृषक, राज्य का भी और किसानों का भी अधिकार था। दोस्तों नेक्स्ट बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य की जब मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। और इसके शासनकाल में भी चाणक्य जो था प्रधानमंत्री था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसने अमित्र घात, शत्रुओं का वध करने वाला की उपाधि ग्रहण की थी। और इसका दूसरा नाम सिंहसेन और भद्रसार था। तक्षशिला में विद्रोह को खत्म करने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। प्लिनी लेखक के अनुसार मिस्र के राजा टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यूनानी शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक दूत भेजा था। दोस्तों आप बार बार ये सुन रहे होंगे कि बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक दूत ने भेजा, उस शासक ने अपने उस राजदूत को भेजा। तो ये किस लिए भेजा जाते थे? ये इसलिए भेजे जाते थे कि वो अपने शासन को जारी रखने के लिए, दूसरे शासक का विश्वास जीतने के लिए अपने राजदूत या दूत उसके दरबार में भेजा करते थे। दोस्तों आज का ये वाला सेशन यहीं पे समाप्त होता है और इसमें नेक्स्ट है अभी अशोक के बारे में पढ़ेंगे, सम्राट अशोक के बारे में अगली क्लास में। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में और अशोक के बारे में वहाँ पर समझेंगे। सो थैंक यू गाइस, धन्यवाद।